नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग इतिहास का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए और पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। और दूसरा चैप्टर हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं या मेलुहा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ, आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक है? 2300 से 1750 बीसी। ठीक है, हड़प्पा को कुछ याद करने का ट्रिक है, हमारा वादा। ठीक है, हमारा वादा क्या है? हा से हड़प्पा, माँ से मोंटगमरी जिला, रा से रावी नदी के किनारे, और वा से बाई ओर, और दा से दयाराम साहनी। मतलब क्या हुआ? हमारा वादा मतलब कि हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जिला में स्थित है और रावी नदी के किनारे है, बाईं ओर है, और जिसकी खोज करता है दयाराम साहनी। तो इसको याद कीजिएगा, हमारा वादा। ठीक है, हड़प्पा हमारा वादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी यूपी, पाकिस्तान, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी यूपी, पाकिस्तान, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, कहाँ कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिमी यूपी, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता का नामांकन देख लेते हैं हम लोग कि नामांकन कैसे हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का, ठीक है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खुदाई पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला के हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा रखा गया। किसके कारण? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खुदाई जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा नामक स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई की गई थी, जिसके कारण इसका हड़प्पा नाम दिया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पर सर्वप्रथम पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, हम कई सेंटेंस को दो दो बार तीन तीन बार दोहरा दें ताकि जो जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको याद रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बोलते थे, सिंधु सभ्यता क्यों बोलती है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का विस्तार रावी नदी के साथ साथ सिंधु नदी क्षेत्रों पर भी हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का सिंधु नदी सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? इस सभ्यता का विस्तार रावी नदी के साथ साथ, ठीक है, सिंधु के क्षेत्रों में भी हुआ था, जिसके कारण इतिहासकार मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा? इतिहासकार मार्शल ने। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि इस सभ्यता का जो विस्तार है रावी नदी के साथ साथ सिंधु घाटी क्षेत्रों में भी था। ठीक है, जिसके कारण इतिहासकार मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इतिहासकार मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को किस नामों से बताया था। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता के नामों से बताया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सिंधु सरस्वती संस्कृति सभ्यता। अगला नामांकन आपका आ जाएगा सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, टाटा अनुसंधान केंद्र एवं पुरातात्विक विभाग के अनुसार संयुक्त खोजों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार रावी सिंधु के अतिरिक्त सरस्वती नदी क्षेत्रों तक था, जिसके कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि टाटा अनुसंधान, ठीक है, टाटा अनुसंधान केंद्र पुरातात्विक विभाग के संयुक्त खोजों से यह निष्कर्ष निकाला गया था जो वहाँ पे टाटा अनुसंधान केंद्र जो था उसके पुरातात्विक विभाग लोग जो थे वो संयुक्त खोज कर रहे थे, जिससे निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है और रावी
सिंधु, ठीक है, रावी सिंधु के अतिरिक्त सरस्वती नदी क्षेत्रों में भी था। रावी में था, सिंधु में था, उसके अतिरिक्त क्या था, सरस्वती क्षेत्रों में भी था, जिसके कारण इसके सिंधु सरस्वती संस्कृति कहा गया, ठीक है, इसका नामकरण, इसको याद कीजिएगा। अब अवधि को जान लेते हैं, कब से कब तक था। प्राक इतिहास, पहला आपका अवधि है आपका 2300 से आपका 1750 है, ठीक है। 3500 से 2800 प्राक इतिहास आपका आ जाता है। फिर आपका 2800 से 1900 परिपक्व हड़प्पा आ जाएगा। फिर आपका 1900 से 1200 बीसी आपका आ जाएगा उत्तर हड़प्पा, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दिए। प्राक इतिहास आपका 3500 से 2800, फिर आपका परिपक्व हड़प्पा आपका आ जाएगा 2800 से 1900, और आपका उत्तर हड़प्पा जो आ जाएगा 1900 से 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 के आधार पर डॉक्टर धर्मपाल ने सभ्यता की अवधि 2300 से 1750 बीसी निर्धारित किया, जिसे प्रमाणित माना गया। देखिए, कार्बन 14 एक ऐसा पद्धति है जिसके कारण क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत पहले की पुरानी चीज़ें है, जिसके द्वारा पता लगाया जाएगा कि ये जो वस्तु है कब की है, कितने पुराने साल पहले का है। कार्बन 14 पद्धति के द्वारा उसके जीवन काल के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है। उसे ही कार्बन 14 पद्धति कहते हैं। डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने, ठीक है, डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल ने इस सभ्यता की अवधि 2300 से 1750 बीसी निर्धारित किया, जिसे प्रमाणित माना गया। किसके आधार पर वो किए थे? कार्बन 14 पद्धति के आधार पर से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डॉक्टर धर्मपाल से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यह सभ्यता कैसी थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जो भी 3-4 नामों से जाना गया, ये कैसी सभ्यता थी इसको हम लोग जानते हैं। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो था भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, वहाँ की जो अभी हम लोग का नगर की जो सभ्यता है उस समय की, देखिए कितना विकसित सभ्यता था, ठीक है। कृषि प्रधान सभ्यता थी। ये सभ्यता कैसी थी? कृषि प्रधान, ठीक है। नगरीय सभ्यता थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी, अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी, ताम्रकालीन एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह विकसित सभ्यता थी, ठीक है। यह कैसी सभ्यता थी? विकसित सभ्यता थी, ठीक है। देखिए, अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता थी जिसका इतिहास मिला हो परंतु पढ़ा नहीं गया। अर्ध ऐतिहासिक जो शुरू में ही आपको बताया थी पहला चैप्टर में, ठीक है। आध्य मतलब आधा होता है, जिसका इतिहास मिला हो लेकिन पढ़ा नहीं गया, क्योंकि इस तरीके से लिखा गया है ना कि उसे आज तक इतिहास समझ नहीं पाए, इतना जटिल तरीके से एक ही अक्षर पर दोबारा चढ़ा दिया गया है, एकदम खतरनाक तरीके से। उसी को आदि इतिहास कहते हैं। कैसी सभ्यता थी ये? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, कृषि प्रधान सभ्यता थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता थी, ठीक है। और ताम्रकालीन एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। यह विकसित सभ्यता थी। इसकी आकार जो है त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार का यह जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मांडा, ये आ गया आपका मैप, ठीक है। नॉर्थ मतलब आपका उत्तर हो जाएगा, साउथ मतलब दक्षिण, और आपका ईस्ट मतलब पूरब, और वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। तो जानते हैं उत्तर में आपका क्या था? उत्तर में आपका मांडा, और दक्षिण में आपका दैमाबाद, और पूरब में आपका आलमगीर, और पश्चिम में आपका सुतका गेंडोर। मांडा किस नदी के किनारे था? चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। और दैमाबाद नर्मदा नदी के किनारे था। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे था। और सुटका गेंडोर दासक नदी, ठीक है, दासक नदी पाकिस्तान में दासक नदी के किनारे था। इसको याद कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि मांडा किधर था, किस क्षेत्र में था? तो उत्तर में आपका मांडा था, मिलान करने के लिए भी दिया जाता है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, और पूरब में आपका आ जाएगा हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, पश्चिम में आपका आ जाएगा सुतका गेंडोर दासक नदी के किनारे, ठीक है। चलिए, और इसको याद कीजिएगा, क्षेत्रफल कितना कितना था? नॉर्थ से साउथ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्रफल था आपका 1600 किलोमीटर था, और पूरब से पश्चिम जो आपका 1400 किलोमीटर, और पूरा क्षेत्रफल
12,006 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा का पूरा क्षेत्रफल 12,600 वर्ग किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो आपका आ जाएगा 1400 वर्ग किलोमीटर, ना 14 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण आपका 1600 किलोमीटर। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा था। देखिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर से ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण आपका 1600 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम आपका 1400 किलोमीटर। और क्षेत्रफल 12,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। हिंडन जो है किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। प्रमुख नगर कौन कौन से थे उसको हम लोग देख लेंगे। प्रमुख नगर आपका आ जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा आपका कहाँ पे था? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। लोथल, लोथल को भी मृतकों का टीला कहा जाता है। लोथल आपका गुजरात में। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। बनावली आपका हरियाणा में है। चन्हुदोड़ा आपका पाकिस्तान में। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। और धौलावीरा आपका गुजरात में। कहाँ कहाँ पे है ये से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो याद करना है क्या? हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, ये आपका पाकिस्तान में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, ठीक है। आपका मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है और लोथल को भी कहा जाता है। और लोथल कहाँ पे? गुजरात में। लोथल आपका गुजरात में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। और बनावली आपका हरियाणा में। चन्हुदड़ो आपका पाकिस्तान में। और राखीगढ़ी आपका हरियाणा में। और धौलावीरा आपका गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन। अब हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन कैसी थी उसको हम लोग देखते हैं। नगर नियोजन, ठीक है, नगर नियोजन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन तो बहुत विकसित थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है अपनी समकालीन सभ्यताओं जैसे यूनान, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, बेबीलोन की सभ्यता से नगर नियोजन की दिशा से अग्रणी थी। हड़प्पा सभ्यता जो है अपने समकालीन सभ्यताओं, ठीक है, उनके जो समय में सभ्यताएं थी जैसे कि यूनान, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, बेबीलोन की सभ्यता के जो नगर नियोजन की सभ्यता थी उनकी सभ्यता में से बहुत ही ज़्यादा विकसित थी, उनसे आगे थी। हड़प्पा सभ्यता आगे थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नगर नियोजन में आपका पहला आ जाएगा दुर्ग, सॉरी सड़क, फिर आपका दुर्ग, दुर्ग मतलब किला होता है, फिर पश्चिमी, उसका पूर्वी दुर्ग, ठीक है। अब इसको विस्तार से हम लोग देखेंगे क्या होता है। दुर्ग, दुर्ग मतलब होता है किला। हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बटा था। हड़प्पा सभ्यता जो है कितने भागों में बटा था? हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बटा था। पहला आपका पश्चिमी दुर्ग, पश्चिमी दुर्ग या पश्चिमी भाग, पश्चिमी दुर्ग बोल सकते हैं या पश्चिमी भाग बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका पूर्वी दुर्ग या पूर्वी भाग। दो भागों में बटा था हड़प्पा सभ्यता। कौन कौन से? पश्चिमी दुर्ग या पूर्वी दुर्ग, सॉरी पश्चिमी दुर्ग पहला हो जाएगा और दूसरा पूर्वी दुर्ग। पश्चिमी दुर्ग को आपको पश्चिमी भाग भी बोल सकते हैं और पूर्वी दुर्ग को आप पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस भाग, देखिए पश्चिमी दुर्ग में पश्चिमी दुर्ग जो है किसके अधीन थे? पश्चिमी दुर्ग शासकों के अधीन था, ठीक है। दुर्ग मतलब किला होता है। हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बटी थी, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग। तो पश्चिमी दुर्ग की बात करें तो पश्चिमी दुर्ग में जो है वो शासकों के अधीन थी। पश्चिमी दुर्ग किसके अधीन थी? शासकों अधीन। और पूर्वी दुर्ग की बात करें तो यह मजदूरों, यह भाग जो है निम्न वर्ग जैसे मजदूर किसान के हित में थे, ठीक है। पश्चिमी पूर्वी दुर्ग जो है किसके अधीन थे? पश्चिमी दुर्ग शासकों के अधीन थे। और पूर्वी दुर्ग जो है निम्न वर्ग जैसे कि मजदूर किसान वर्ग थे उनके अधीन में थे, ठीक है, वहां पे वो लोग रहते थे। पश्चिमी दुर्ग में शासकों के अधीन था और पूर्वी दुर्ग मजदूर किसान वगैरह थे, वो लोग वहां पे रहते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा की बनावट एक समान थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी नगरों का बनावट एक जैसी थी। तो आपका आ जाएगा हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा मोहनजोदड़ो
एवं कालीबंगा की बनावट जो है एक समान थी, अर्थात ये नगर दो भागों में विभाजित था, परंतु धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, याद कीजिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की बनावट एक समान थी। ठीक है, तीनों की बनावट एक समान थी, अर्थात ये नगर जो है 2 भागों में विभाजित था, परंतु धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। तीनों नगर जो है वो 2 भागों में और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से चारदीवारी से घेरा जाता था। पहले क्या होता था कि पहले लोग डाकू लोग बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब मार धाड़ होता। आजकल लोग थोड़ा समझदार हो गए, लेकिन पहले के लोग उतना ये नहीं थे, जिसके कारण लूट लेते थे बहुत सारी चीज़ें। तो नगरों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी से घेरा जाता था। ठीक है, वही चीज़ बताया जरा, नगरों की सुरक्षा की दृष्टि से चारदीवारी से घेरा जाता था। ठीक है, चलिए उनकी सड़क व्यवस्था कैसी थी उसको हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़का बोल दे रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें समकोण इस तरीके से 90 डिग्री, ठीक है, समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी? समकोण थी। ठीक है, तथा हड़प्पा की नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ठीक है, इस तरीके से, कैसे? समकोण पे ऊपर, ठीक है, इस तरीके से समकोण पे काटती थी। और हड़प्पा सभ्यता की नगरें जो है 2 भागों में विभाजित थी। पूरे सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ये पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सड़कें समकोण पर काटती थी और वे जो 2 भागों में बटी थी, और पूरे सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। ठीक है, और शतरंज के समान फैले हुए थे। शतरंज के समान मतलब पूरी तरीके से जाल बिछा हुआ था। ठीक है, इसे इन सड़कों को ऑक्सफोर्ड सरकार कहा जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता की जो जाल की तरह फैले हुई थी, उन सड़कों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, उसको जल निकासी, ठीक है, जल निकासी हड़प्पा सभ्यता के समान, हड़प्पा सभ्यता के समान इसके किसी भी समकालीन सभ्यताओं में जल की उत्तम व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इस सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता थी, ठीक है, उस समय जितनी भी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के समान वैसी कोई भी सभ्यता नहीं थी जो उनके पास जल निकासी की उत्तम व्यवस्था हो। यहाँ पे बोल रहा है वही चीज, इस सभ्यता के समान मतलब हड़प्पा सभ्यता के समान इसके किसी भी समकालीन की सभ्यताओं को जल निकासी की उत्तम व्यवस्था किसी के पास भी नहीं थी। ठीक है, इतनी सभ्यता विकसित थी। चलिए, इस सभ्यता में जल निकासी के लिए सड़कों के किनारे चौड़ी एवं पक्की ईंटों की नालियां बनी थी। देखिए, उस समय पक्की ईंटों की नालियां बनना, अभी तो हम लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय ही लोग क्या करते थे? पक्की ईंटों की नालियां बनाते थे। बताइए उस समय की सभ्यता कितनी विकसित सभ्यता होगी। चौड़ी होती थी, प्लस में पक्की ईंटों से नालियां बनी थी ताकि नालियां सुव्यवस्थित रहे। ठीक है, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, जल निकलने के लिए उत्तम व्यवस्था बनी हुई थी। यह देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः यह जो व्यवस्था थी किसी प्राधिकारी के अधीन थी। मतलब अनुमान लगाते हैं कि ये इतनी व्यवस्था थी, जल निकासी के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, सारी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से बना हुआ था। तो अनुमान लगाते हैं कि यह जो व्यवस्था था किसी प्राधिकारी के अधीन थी। ठीक है, किसी के अधीन होगी। ठीक है, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट है। जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था, ठीक है, जल निकासी के सबसे उत्तम व्यवस्था धौलावीरा में था। ठीक है, धौलावीरा में जल निकासी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जल निकासी के सबसे उत्तम व्यवस्था कहाँ पे थी? तो आपका आंसर बनेगा धौलावीरा में जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, जल निकासी की सबसे खराब व्यवस्था बनावली। देखिए, बनावली से ऐसे याद कीजिए, वहां पे बन ही रहा है तो मतलब खराब व्यवस्था तभी तो बन रहा है, इसीलिए सबसे उत्तम व्यवस्था धौलावीरा और सबसे खराब व्यवस्था बनावली। ठीक है, और लकड़ी की बनी नालियां कालीबंगा से प्राप्त हुई।
लकड़ी की बनी हुई नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। सबसे उत्तम व्यवस्था धौलावीरा, और सबसे खराब व्यवस्था जहाँ पे बन रहा है बनावली, और सबसे लकड़ी की बनी नालियाँ कालीबंगा से। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भवन। हड़प्पा सभ्यता में भवन कैसी होती थी उसको हम लोग देखते हैं। सड़कों के किनारे 2 मंजिला पक्की ईंटों की बनी होती थी। देखिए हड़प्पा उसमें भी 2 मंजिला की इमारत बनना अपने आप में काबिले तारीफ थी। उस समय हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के किनारे 2 मंजिला पक्की ईंटों की बनी हुई इमारत होती थी। ठीक है, और ईंट किस प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। प्रत्येक चीज को विस्तार बताया गया, एक एक नहीं कि सारी कहानी की तरह, लेकिन बहुत सारी चीजें एक पॉइंट बाइज पॉइंट आपको डिटेल में बताया गया। ये नोट है ना, बहुत ही सुव्यवस्थित है। ठीक है, आप अगर वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग MCQ भी अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, अब ईंट को हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों आग में पकाया जाता था। ठीक है, उस समय हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को आग में पकाया जाता, जबकि इसके समकालीन सभ्यता में ईंटों को धूप में पकाया जाता। अब देखिए धूप में ईंटा पक रहा है, कोई ईंटा धूप में पक रहा है, कोई ईंटा आग में पक रहा है। मजबूत कौन रहेगा? मजबूत आग में पकने वाला ईंटा होगा ना। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने विकसित थे, आग में पकाकर मंजिला बनाते थे, मतलब कि भवनों का निर्माण वो पक्की ईंटों से करते थे। लेकिन और जो समकालीन सभ्यताएं थी उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, वो धूप में पकाते थे, ये आग में पकाते थे। देखिए मतलब इसी से आप कंपेयर कर सकते थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नगरीय व्यवस्था कौन सी थी? हड़प्पा। इसमें क्वेश्चन बनेगा नगरीय व्यवस्था, तो आपका हड़प्पा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी व्यवस्था थी? तो नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है, ईंट का जो साइज था, लेंथ की बात करें तो 4, और ब्रेथ की बात करें तो 2, और हाइट की बात करें, ठीक है, लेंथ मतलब लंबाई 4 और ऊंचाई 2 और हाइट 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 इंच, 2 इंच, 1 इंच, लंबाई 4 इंच, चौड़ाई 2 इंच और हाइट 1 इंच होती थी। ठीक है, वर्तमान में ईंटों को जोड़ाई को इंग्लिश बोन कहा जाता है। वर्तमान में ईंटों की जोड़ाई को इंग्लिश बोन कहा जाता है। वक्राकार ईंटा भी प्राप्त हुआ। यह कहाँ पे हुआ? चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर बनेगा चनहुदड़ों से। वक्राकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? चनहुदड़ों से। हड़प्पा सभ्यता के भवनों का जो मुख्य द्वार है वो सड़क के पीछे की ओर खोलते थे। इसका जो मुख्य कारण था स्वस्थ दृष्टिकोण। ठीक है, लेकिन अपवाद में एक नगर था जिसका नाम था लोथल, जिसकी मुख्य सड़कें की तरफ क्या होता था? उनका दरवाज़ा खोलता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अपवाद में कौन सा ऐसा नगर था जिसकी जो जिसका जो दरवाज़ा होता था वो कहाँ पे खुलता था? मुख्य द्वार की तरफ। तो आपका आंसर बनेगा लोथल। ठीक है, बाकी सभी के जो मुख्य द्वार होते थे वो सड़क के पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसा अपवाद था, वो क्या होता? सड़क के मुख्य द्वार जो है वो सड़क के साइड ही खोलता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, पूरे सभ्यता में मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। देखिए उस समय लोग मंदिरों में विश्वास नहीं करते थे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन क्या बोले, सबका अपना आस्था है, कोई दिक्कत नहीं, सब कोई मानता है कोई नहीं मानता है। ठीक है, लेकिन देखिए हड़प्पा काल की अगर बात करें हम, उस समय कोई भी मंदिर नहीं होता था, लोग अपने दिल में भगवान को मानते थे। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। इस सभ्यता में भवनों का मुख्य द्वार सड़क की ओर ना खोलकर पीछे की ओर खोलते थे। अपवाद में लोथल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके समाज कैसी थी? समाज जो है 3 वर्गों में बटा था तथा समाज के सिद्धांत पर आधारित, जिसके कारण इसे समता मूलक सिद्धांत कहा गया। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो समाज थी वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, ये जो है समता के सिद्धांत पर आधारित था।
समता के सिद्धांत पर आधारित था, जिसके कारण इसे समता मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग, तृतीय वर्ग, 3 वर्ग में बटा हुआ था। तो प्रथम वर्ग की बात करें तो शासक वर्ग थे, द्वितीय वर्ग व्यापारी वर्ग और तृतीय वर्ग मजदूर वर्ग थे। ठीक है, प्रथम वर्ग में कौन थे? शासक वर्ग, द्वितीय वर्ग में मजदूरी वर्ग, व्यापारी वर्ग, तृतीय में मजदूर वर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समाज में व्यापारियों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। हड़प्पा सभ्यता में व्यापारियों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण किस वर्ग को माना गया था। ऑप्शन दे दिया जाएगा तीनों को, एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर बनेगा व्यापारी वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, समाज में व्यापारी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था क्योंकि यह वर्ग व्यापारिक क्षेत्र में अत्यंत विकसित थी और संभवतः इस सभ्यता की राजनीतिक बागडोर व्यापारियों के हाथों में ही थी। ठीक है, देखिए व्यापारियों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। और समाज कैसी थी? मातृत्व प्रधान थी। आजकल तो पुरुष प्रधान हो गया है, लेकिन पहले हड़प्पा सभ्यता में बीच में लोग आके गड़बड़ा दिए। ठीक है, लेकिन पहले जो था नारी शक्ति था, बीच में गड़बड़ा गया, पुरुष शक्ति आ गया, फिर नारी शक्ति, फिर पुरुष शक्ति। लेकिन आजकल जो हो रहा है दोनों बैलेंस में धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो मातृत्व, उनका जो समाज था मातृत्व प्रधान था। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता था? व्यापारी वर्ग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी वेशभूषा को हम लोग देखते हैं कि ये लोग किस टाइप का कपड़ा पहनते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, वेशभूषा की अगर बात करें तो ऊनी, ठीक है, मुख्यतः ये लोग शाकाहारी होते थे तथा ऊनी वस्त्र तथा सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शाकाहारी व्यक्ति थे। ठीक है, और ये ऊनी वस्त्र तथा सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर बनेगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इस सभ्यता के लोग आभूषण के रूप में सोना एवं चांदी का, इस सभ्यता के लोग आभूषण के रूप में सोना एवं चांदी का सर्वाधिक, ठीक है, चांदी का सर्वाधिक, सोना एवं चांदी का प्रयोग करते थे, लेकिन चांदी का सर्वाधिक। ठीक है, इसके अतिरिक्त कृत्रिम आभूषण के रूप में मनका का प्रयोग करते थे। यह सेल खड़ी क्या होता है? सफेद रंग का मृदु पत्थर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, सेल मतलब होता है पत्थर, सेल मतलब चूना होता है और खड़ी मतलब पत्थर होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के रूप में सोना चांदी का प्रयोग करते थे, लेकिन सर्वाधिक चांदी का। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कृत्रिम आभूषण की बात करें तो सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। सेल खड़ी सफेद रंग का पत्थर होता था, उसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया था। सेल मतलब होता है चूना और खड़ी मतलब होता है चूना पत्थर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। का बना होता था तथा मनका बनाने का कारखाना लोथल एवं चान्होदड़ो से प्राप्त हुआ है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल एवं चान्होदड़ो से मनका बनाने का कारखाना मतलब कि मिला है कारखाना। ठीक है, मनका बनाने का लोथल एवं चान्होदड़ो। ठीक है, याद कीजिएगा इसको। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग, सर्वप्रथम पहली बार चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। चांदी का प्रथम साक्ष्य अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि चांदी का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो अथर्ववेद में। और सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया। और किस वेद में मिलता है इसका वर्णन? तो अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद कीजिएगा। अब यातायात के साधन को हम लोग देखते हैं। यातायात के साधन के रूप में हड़प्पा सभ्यता में इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, इक्का गाड़ी का प्रयोग करते थे यातायात साधन के रूप में। और मनोरंजन का साधन की बात करें तो मनोरंजन के साधन के रूप में चौसर इनका मुख्य खेल होता था। शतरंज का खेल, मुर्गे की लड़ाई, नृत्य गान, शिकार जिसे आखेट भी बोलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पासा प्राप्त हुए। देखिए मोहनजोदड़ो से पासा प्राप्त हुआ। मनोरंजन के साधन के रूप में चौसर खेलते थे। चौसर प्रमुख खेल था उनका,
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदड़ो का प्रमुख खेल था, वहाँ के लोगों का प्रमुख खेल क्या था, तो आपका आंसर बनेगा चौसर। ठीक है। और शतरंज का खेल, मुर्गे की लड़ाई, नृत्य ज्ञान, शिकार मोहनजोदड़ो से पासा प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृतक संस्कार, अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग दफनाते थे कि क्या करते थे, उनका संस्कार क्या था मृत्यु होने के बाद। मृतक संस्कार की बात करें तो इस सभ्यता में 3 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, मृतक संस्कार में 3 प्रजातियां पाई जाती है। पहला आपका आंशिक शोधन। आंशिक शोधन, आंशिक से मैं आप समझ सकते हैं, आंशिक मतलब कम, ठीक है, बचा हुआ। देखिए आंशिक में क्या होता था कि शव को जंगल में छोड़ देते थे, कोई भी इंसान मर जाता था तो सब शव को जंगल में छोड़ देते थे, तथा पशु पंछियों के खाने के बाद जो अवशेष बचता था उससे क्या करते थे, उस पदार्थ को दफना देते थे। देखिए आंशिक मतलब जो बचा खुचा, आंशिक से आप समझ सकते हैं कि बचा खुचा जो चीज़ है उसी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रजातियां होती थी। पहला आपका आंशिक में आ जाएगा, आंशिक में मरे हुए इंसान को फेंक देते थे और उसे जंगल के जानवर को खा जाते थे, और जो बचा हुआ रहता उसे दफना देते थे। ठीक है, बचे हुए पदार्थ को दफना देते थे आंशिक में। उसके बाद आपका आता है दूसरा पूर्व प्रावधान। पूर्व प्रावधान में क्या हो जाएगा, पूर्ण मतलब समझ रहे कि पूरी तरीके से दफना दिया जाता था शव को। आंशिक में जंगल में फेंक दिया जाता, मतलब कि आंशिक में किसी के सामने फेंक दिया जाता था, वहाँ पे कोई भी जानवर आके खा जाता था, जो बचता था उसे दफना दिया जाता था। और पूर्ण मतलब पूरी तरीके से उसे दफनाया जाता था। अब देखिए तीसरा आपका था दाह संस्कार। ठीक है, दाह संस्कार, शव को जलाने के पश्चात शेष बचे पदार्थ को दफनाया। ठीक है, शेष बचे पदार्थ को दफनाना, शव के साथ उसके सामानों को भी, घरेलू बर्तन, श्रृंगार प्रसाधन आदि चीजों को दफनाना। ठीक है, क्या है, देखिए शव को क्या करते थे वो लोग, पहले शव को जलाने के पश्चात, ठीक है, शव को वो लोग क्या करते थे, जला देते थे। सबसे पहली बात शव को जला देते थे। उसके बाद दाह मतलब आप समझते हैं, अभी भी दाह संस्कार होता था, जलाते हैं। ठीक है, जलाते, बहुत लोग गाड़ते भी है। तो पहले क्या, पहला में आपका आंशिक में आपको कहीं पे फेंक दिया जाता था, उसके बाद आपको बचा हुआ चीज़ को दफना देते। अब पूर्ण में आपको पूरी तरीके से दफना दिया जाता था। अब देखिए दाह संस्कार में आपको क्या किया जाए, दाह संस्कार में शव को जला देते हैं, जलाने के बाद जो अवशेष बच रहे हैं उसे दफना दे रहे हैं, और उनके जो पास जो भी सामान वगैरह था, घरेलू बर्तन, श्रृंगार प्रसाधन आदि चीज़ों को भी दफना देते थे। उन्हें क्या होता था कि उन्हें पुनर्जन्म में विश्वास होता था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे गांव में भी ऐसा ही होता है। हम भी कभी कभी जाते हैं, गांव का ये सब हो जाता है, तो हम भी कार्यक्रम में कभी कभी जाते हैं तो देखते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ें साथ में ले जाते हैं। अब उसका रीज़न भी हमको मालूम नहीं होता था, लेकिन देखिए इससे पढ़ने से आपको मालूम चल जा रहा है कि पुनर्जन्म में अभी तक बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं कि उसका सामान है, जाके दफना देना है। उसका सामान रख के क्या करेंगे, वो मर गया तो उसका सामान रख के क्या करें। उन्हें बहुत सारे लोग को ये भी नहीं मालूम कि पुनर्जन्म के लिए उसका सामान वहाँ पे दिया था कि पुनर्जन्म लेगा तो कपड़ा वपड़ा पहन के वही चीज़ें फिर से जन्म लेगा, मतलब कि जन्म लेगा नहीं, फिर से जन्म तो लेगा तो नए तरीके से जन्म लेगा, लेकिन वो चीज़ें हम दे रहे तो मरने के बाद उन चीज़ों को उपयोग करेगा वो, इसलिए वहाँ पे उनके जितने भी सामान होते हैं वो चीज़ें दे दिए जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं रहता, जैसे कि परंपरा चल रही है उसी तरीके से उसका सामान लेके वहाँ पे दफना देना, ऐसे ही होता है। सबका अपना अपना परंपरा होता है। ठीक है, वैसे हम भी देखते हैं, अपने गांव में जाते हैं तो देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए, ये सब चीज़ों को देखना भी चाहिए। ठीक है, समय के साथ हर एक चीज़ों को करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दाह संस्कार मतलब समझ गए। आंशिक प्रावधान मतलब कि लाश को फेंक दिया जाता था, एक जगह रख दिया था, वहाँ पे कोई जंगली जानवर वगैरह खा लिए, बचा उसे दफना दिए। और पूर्ण में आपका पूरी तरीके से दफना दिया, और दाह संस्कार में आपको जला लिए पहले, उसके बाद बचा हुआ चीज़ को दफना दिया, और उस व्यक्ति का जितने भी श्रृंगार प्रसाधन वगैरह जो भी था उसे भी दफना देते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है अंडाकार कब्रिस्तान।
ठीक है, अंडाकार कब्र। ये कहाँ पे पाया गया? सुतका गेंडोर, सुरकोतदा, सुतका गेंडोर बोले, सुरकोतदा में आपका पाया गया, पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नहीं दिख रहा था शकल ना। चलिए, अंडाकार कब्र कहाँ पे पाया गया है? सुरकोतदा, अंडाकार कब्र सुरकोतदा। सुरकोतदा कहाँ पे? पाकिस्तान में सुरकोतदा है। ठीक है, और ताबूत, ताबूत कहाँ पे पाएगा? हड़प्पा से प्राप्त हुआ, ताबूत हड़प्पा से प्राप्त हुआ। युग्मित शव, युग्मित मतलब कि साथ में, लोथल एवं कालीबंगा से। युग्मित मतलब कि जोड़ा में, युग्म मतलब कि आप समझ रहे हैं, जोड़ा में। युग्मित शव लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शव को उत्तर दक्षिण में लिटाया जाता था। देखिए यहाँ पे भी नियम था, हड़प्पा सभ्यता में जो है शव को उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर ऊपर हो गया, नीचे दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था, जबकि लोथल में शव को पूर्व पश्चिम दिशा में लिटाया जाता था। इसको भी याद कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर दक्षिण दिशा में कौन सी सभ्यता में शवों को लिटाया जाता था, और पूर्व पश्चिम दिशा में कौन से सभ्यता के शवों को लिटाया जाता था। तो उत्तर दक्षिण में आपका आ जाएगा हड़प्पा, और पूर्व पश्चिम में आपका आ जाएगा लोथल। ठीक है, यहाँ पे VVI करके कुछ क्वेश्चन है। मालिक तथा मालिक एवं कुत्ते का शव बुर्ज होम, रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुआ। मालिक एवं कुत्ते का शव कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ पे? रोपड़ पंजाब। ठीक है, वहाँ से मालिक एवं कुत्ते के शव दोनों को साथ में दफनाया गया था। ठीक है, चलिए अब कब्रिस्तान, कौन कौन से कब्रिस्तान थे? आपका पहला कब्रिस्तान है H कब्रिस्तान, और दूसरा आपका R37। पहला कब्रिस्तान H कब्रिस्तान, दूसरा आपका R37। ठीक है, पहला आपका H कब्रिस्तान, दूसरा आपका R37 कब्रिस्तान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपालन, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से जानवर को पालते थे? पहला तो आपका कुत्ता आ जाएगा, पहला जानवर आपका वही था। देखिए कुत्ता है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ऊंट, मुर्गी, खरगोश, घोड़ा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इसलिए इस सब चीज़ों को याद कीजिएगा। ठीक है, कौन कौन से जानवर पालते थे? कुत्ता तो भूलना नहीं है, कुत्ता सबसे प्रिय जानवर था उन लोग का, पालतू जानवर। ठीक है, उसके बाद बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, और मुर्गी है, खरगोश है, घोड़ा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ठीक है, इस सभ्यता, यह जो सभ्यता थी कृषि प्रधान थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कृषि प्रधान थी। ठीक है, इस सभ्यता में 9 प्रकार के फसलों का उत्पादन होता था। हड़प्पा सभ्यता में कितने प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था? हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। ठीक है, जो निम्न है, कौन कौन है उसको देखते हैं। पहला है आपका, पहला आपका आ जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं, इसका प्रमाण हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। पहला फसल आपका गेहूं, इसका प्रमाण कहाँ पे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। दूसरा आपका चावल, चावल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल एवं रंगपुर से। गेहूं हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से, चावल लोथल एवं रंगपुर से। ठीक है, जौ के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, परंतु उत्तम किस्म का जौ बनावली से प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तम किस्म का जौ कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपका आंसर बनावली, और जौ के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास, कपास है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विश्व में सर्वप्रथम कपास उपजाने की कला सिंधु वासियों ने सिखाई थी। ठीक है, कपास कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से कपास प्राप्त हुआ, और विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने की कला सिंधु सभ्यता, सिंधु वासियों ने ही दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वार, बाजरा, तरबूज, मटर, सरसों आदि थे। ठीक है, ये फसल थे, इसको याद कर लीजिएगा। अब नोट में क्या है, मुख्य चीज दिखे, नोट जहाँ जहाँ पे उसको याद करना। ठीक है, नोट में आपका है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं एवं जौ थी। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख फसल क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं एवं जौ थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हल, हल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? हल, यह लकड़ी का बना होता था। आप अभी भी जानते हैं कि हल लकड़ी का ही बना होता है, लेकिन अब तो ट्रैक्टर आ गए, अब लोहा वगैरह का ही बना होता है। ठीक है, कालीबंगा से लकड़ी के हल से जुती हुई खेत के साक्ष्य प्राप्त। अब देखिए, जुता हुआ खेत के साक्ष्य, समझिए उस समय का खेत जुता हुआ, जिसमें खुदाया हुआ, उसमें प्राप्त हुआ। बस यही सब चीजें हैं जो हमें दिमाग को खोलती है। ठीक है, हल, हल कहाँ से? लकड़ी का बना होता था। और कालीबंगा से, कालीबंगा से, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर बनेगा कालीबंगा से। कालीबंगा से लकड़ी के हल के जोती हुई खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावली, बनावली से क्या हुआ? मिट्टी के बना हुआ हल प्राप्त हुआ। अब देखिए, मिट्टी से कुछ बना सकते, इस तरीके से इसको याद कीजिए। बनावली मतलब बना रहे हैं, मिट्टी के हल को बना रहे हैं। ठीक है, तो मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ बनावली से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंचाई, सिंचाई जो होता था वर्षा के जल से होता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई किस चीज से होता था? वर्षा का जल से होता था। ठीक है, इस पूरे सभ्यता में गाय का साक्ष्य कहीं नहीं मिला। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि इस पूरे सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें किस चीज का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ? तो आपका आंसर बनेगा, 3-4 ऑप्शन दे दे, कुत्ता, गाय, घोड़ा, ऊंट, ये सब दिया रहेगा, तो आपका आंसर बनेगा गाय। गाय का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, सामान्यतः इस सभ्यता में घोड़ा का भी प्रचलन नहीं थे। इस सभ्यता में घोड़ा का भी प्रचलन नहीं था, लेकिन घोड़े का साक्ष्य लोथल, सुरकोद्दा एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ। साक्ष्य तो मतलब देखो, प्रचलन नहीं था लेकिन साक्ष्य मिला है। किसका? घोड़ा का। गाय का कहीं कुछ प्रचलन ना साक्ष्य कुछ नहीं मिला, लेकिन घोड़ा का जो प्रचलन नहीं था, लेकिन साक्ष्य कहाँ कहाँ पे मिला? लोथल, सुरकोद्दा और कालीबंगा में साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जबकि घोड़ा का जबड़ा, घोड़ा का जबड़ा है जो है रानागुंडे, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ। घोड़ा का जबड़ा जो है रानागुंडे कहाँ से प्राप्त हुआ है? पाकिस्तान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का धार्मिक, इस सभ्यता का मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का, इस सभ्यता का धार्मिक दृष्टिकोण से सर्वप्रमुख पशु एक श्रृंगी, एक श्रृंगी मतलब एक सिंह वाला था। ठीक है, तथा मोहरों पर मुद्रा सर्वाधिक साक्ष्य एक सिंगी के थे। हड़प्पा सभ्यता में सबसे सबसे जो धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो सर्वप्रमुख पशु जो था एक श्रृंगी मतलब एक सिंग वाला जानवर था। ठीक है, उसका जो सर्वाधिक प्रचलन था, मुद्रा में भी उसका सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। किसका? एक श्रृंगी का। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे धार्मिक दृष्टिकोण से सर्वप्रमुख पशु कौन था? तो एक श्रृंगी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्योग, उद्योग की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा इस सभ्यता के लोग कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त उद्योगों में भी दिलचस्प रखते थे तथा इस सभ्यता का सर्वप्रमुख उद्योग बर्तन बनाना, इसके अतिरिक्त क्या क्या था? मूर्ति निर्माण, ईटा। एक मिनट, इस सभ्यता के लोग कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त क्या क्या करते थे? उद्योग में दिलचस्पी रखते थे। ठीक है, कृषि तो करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उद्योग में भी दिलचस्पी रखते थे। अब कौन कौन सा उद्योग था? पहला उद्योग आपका आ जाएगा बर्तन बनाने का उद्योग। ठीक है, बर्तन बनाने का उद्योग। उसके बाद आप इसके अतिरिक्त आपका मूर्ति बनाना, ईटा निर्माण तथा मन का निर्माण। ठीक है, ईटा निर्माण, मन का निर्माण, मूर्ति बनाना, बर्तन बनाने का उद्योग, ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नापतोल, इनके पास जो पद्धति थी, नापतोल पद्धति थी। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। इस सभ्यता के लोग बाट एवं सीप का उपयोग करते थे। नापतोल की बात करें हड़प्पा सभ्यता में तो किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे? ये बाट एवं सीप। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन चीज़ों का उपयोग करते थे नापतोल के रूप में? तो आपका आंसर बनेगा बाट एवं
सीप, बाट एवं सीप का उपयोग करते थे, परंतु उपयोग करते थे। मुख्यतः जो बाट जो है किस चीज़ का बना होता था? सेलखड़ी का बना होता था। बाट सेलखड़ी का बना होता था तथा इस पर 16 गुनज अंकित होता था। 16 गुनज, बताइए इतना। इस सभ्यता के लोग बाट एवं सीप का नापतोल के रूप में प्रयोग करते थे तथा जो बाट होता था सेलखड़ी, सेलखड़ी आपको बताया था चूना पत्थर का जो होता, सफ़ेद पत्थर होता था, उससे आभूषण भी बनाए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें उससे बनाए जाते थे। ठीक है, 16 गुनज का होता था, बताइए उतना, समझिए। नोट क्या है आपका? द्विधारी पद्धति एवं 6.1 एवं दशमलव प्रणाली विश्व की सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सिखाया। देखिए क्या क्या सिखाए थे हड़प्पा सभ्यता को? द्विधारी पद्धति एवं दशमलव प्रणाली विश्व में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सिखाया था। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के व्यापार को देखते हैं हम लोग। इस सभ्यता में घरेलू एवं विदेशी व्यापार किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में घरेलू व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार भी होता था। ठीक है, विदेशी व्यापार अपने समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान आदि देशों से किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्यात किन किन चीज़ों का होता था? सूती वस्त्र, निर्यात सूती वस्त्र का होता था। तांबा का, हाथी के दांत का बनी हुई वस्तुएं, मोर आदि का क्या होता था? निर्यात होता था। और आयात क्या क्या होता था? आयात आपका हो जाएगा वस्त्र और देश। कहाँ से होता था? सोना कहाँ से आयात होता था? अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, तांबा बलूचिस्तान, चांदी अफगानिस्तान, ईरान, और शीशा, ठीक है, शीशा ईरान से, और टीन अफगानिस्तान, ईरान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवयुमनी या लाजवर्धन, वेदयुमनी और लाजवर्धन मणि। ठीक है, वेदयुमनी और लाजवर्ध मणि उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के बदमशाह ने वेदमणि, ठीक है, वेदयुमनी या लाजवर्धन मणि उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के बदमशाह से मंगाया जाता था। इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वेदयुमनी जिसे लाजवर्ध मणि भी कहा जाता है, यह कहाँ से मंगाया जाता था? ठीक है, तो अफगानिस्तान, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के बदमशाह से मंगाया जाता था। ठीक है, इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता था? इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामिया का विस्मय स्थल दिलमुन एवं मकान। ये दिलमुन वर्तमान का बहरीन द्वीप एवं मकान वर्तमान का ओमान देश है। ये दोनों एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एवं मेसोपोटामिया का जो विस्मय स्थल था वो दिलमुन। ठीक है, दिलमुन एवं मकान, ये दिलमुन वर्तमान का बहरीन द्वीप, ठीक है, बहरीन द्वीप एवं मकान वर्तमान का ओमान देश है। ये दोनों एशिया महादेश में स्थित था। ठीक है, स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा भी कहा जाता है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अभी टाइटल में भी लिखा हुआ था मेलुहा। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? मेलुहा भी कहा जाता है। ठीक है, मेलुहा सिंधु नदी का प्राचीन नाम है। मेलुहा किसकी प्राचीन नाम है? सिंधु नदी का प्राचीन नाम मेलुहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब धर्म को देखते हैं। धर्म क्या क्या थे इनके? मातृदेवी की पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृदेवी की मूर्ति के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा की जाती थी। देखिए क्या होता था वहाँ पे, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है मातृदेवी की मूर्ति, उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इस सभ्यता में मातृदेवी की पूजा प्रचलित थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मातृदेवी की पूजा धरती की उर्वरता के रूप में किया जाता था।
मातृ देवी की पूजा किसके रूप में किया जाता था? धरती की उर्वरता के रूप में किया जाता। मातृ देवी की तुलना नील देवी की आइरिस, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मातृ देवी की तुलना किससे की गई है? तो नील देवी की आइरिस से की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव की उपासना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से बता के लोग शिव की भी उपासना करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योग मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसे इतिहासकार मार्शल ने आद्य शिव या पशुपति कहा। ठीक है, देखिए शिव की उपासना का भी साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योग मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति का मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है, योग मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति का मूर्ति प्राप्त हुआ है जिसे इतिहासकार मार्शल ने आद्य शिव पशुपति कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योगी के दोनों ओर, किसके? पशुपति। ठीक है, बोला गया है वो व्यक्ति को। इस योगी के दोनों ओर पशुओं का चित्र अंकित है। तो बाईं ओर में एक गैंडा है तथा एक भैंसा है, और दाईं ओर की बात करें तो एक हाथी एक बाघ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति के सामने, उस साधु के सामने बाईं ओर कौन कौन से जानवर थे? तो आपका आंसर बनेगा गैंडा और काला भैंस। काला भैंस ने एक भैंस। ठीक है, और दाईं ओर एक बाघ और एक हाथी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम योग की शुरुआत भारत में ही हुआ। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सर्वप्रथम योग की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो आपका आंसर बनेगा भारत। विश्व में सर्वप्रथम योग की शुरुआत भारत में हुआ। ठीक है, तथा सर्वप्रथम शिव की पूजा हड़प्पा काल में हड़प्पा वासियों ने की। शिव की पूजा कहाँ पे? हड़प्पा वासियों ने ही की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पशु पंछी की पूजा, अब आ जाता है आपका पशु पंछी की पूजा। हड़प्पा के लोग क्या क्या करते थे? पशु पंछी में आ जाएगा आपका एक ट्रिक है कसम, का से कबूतर, सा से सांप, माँ से मछली। ठीक है, सॉरी मगरमच्छ, मछली बोल दे रहे। मछली को कैसे पालेगा? मछली को खाने के लिए पाल सकता, लेकिन उस समय उतना विकसित नहीं था। देखिए पशु पक्षी की पूजा करते थे। ठीक है, पशु पक्षी की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, मगरमच्छ की, देखिए मगरमच्छ की पूजा करना, समझिए मगरमच्छ तो ऐसे खा जाएगा देखेगा तो। मगरमच्छ की पूजा करना, सांप की पूजा करना। ठीक है, और वृक्ष की पूजा करते थे। वृक्ष में आपका पीपल आ जाएगा, नीम आ जाएगा, महुआ, तुलसी, बरगद। ठीक है, चलिए अग्नि पूजा। अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है लोथल एवं कालीबंगा से। अग्नि पूजा का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिला है? लोथल एवं कालीबंगा से अग्नि पूजा का प्रमाण मिला है। ठीक है, हड़प्पा में यज्ञ के भी प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा काल में यज्ञ के भी प्रमाण मिले हैं, यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस काल में यज्ञ एवं पशु बलि किए जाते थे। देखिए जो जो साक्ष्य मिलेगा उससे अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ें लिखित नहीं है जिसे हम पढ़ के समझ के बता सकते एग्जैक्ट कि क्या हुआ था। ठीक है, तो अनुमानता के साथ अगर एक शीशा मिला तो बोला आईने का प्रयोग होता था, कांच का ज़्यादा प्रयोग होता था, ऐसे बहुत सारी मनगढ़ंत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें हड़प्पा काल में यज्ञ वेदी के साक्ष्य मिले। ठीक है, जिसे यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस काल में यज्ञ एवं पशु बलि भी किए जाते थे। अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि कुछ साक्ष्य तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, शिवलिंग की पूजा के भी साक्ष्य मिले। सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा का हड़प्पा काल में हड़प्पा वासियों ने ही किया था। ठीक है, शिव के साक्ष्य में शिवलिंग के साक्ष्य मिले तो बताया गया कि सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा हड़प्पा काल में हड़प्पा वासियों ने ही किया था। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा स्वास्तिक। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसका प्रयोग सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किया था। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? स्वास्तिक चिन्ह, जिसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हड़प्पा वासियों ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कला संस्कृति को देख लेते हैं। मिट्टी का बर्तन। ठीक है, इस सभ्यता में मिट्टी का बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का बर्तन किस चीज पर बनाए जाते थे? चाक पर। बर्तन बनाने के लिए लाल मृदा भांड का प्रयोग करते थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा काल में मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए किस मिट्टी का उपयोग करते थे? तो आपका आंसर बनेगा लाल मृद भांड का उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लाल, लाल रंग से बने पत्थर लाल रंग से बने बर्तन पर ज्यामितीय चित्रण जैसे वर्ग, आयत, त्रिभुज का चित्र अंकित होते थे। ठीक है, लाल रंग से बने बर्तन पर ज्यामितीय चित्रण जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज का चित्र अंकित होते थे। इसके साथ ही पशु पक्षी एवं वृक्षों का भी चित्र अंकित किया जाता था। यह चित्र काले रंग से किए जाते थे। देखिए, लाल रंग से जो बने हुए बर्तन थे उसमें ज्यामितीय आकार, ठीक है, त्रिभुज, आयत, वर्ग जैसे बहुत सारी चीज़ों को अंकित करते थे और साथ ही साथ पशु पंछियों वृक्षों का भी चित्र अंकित होता था। ठीक है, यह चित्रण काले रंग से किए जाते थे। लाल मृद भान होता था उससे बर्तन, तो काले रंग से खूबसूरत होता था, खूबसूरत दिखता, इसके कारण काले रंग का उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहर एवं मुद्रा को देखते हैं। लगभग 2000 मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लगभग कितने हजार मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, तो आपका ऐसा बनेगा लगभग 2000 मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यह सेल खड़ी के बने होते थे। सेल खड़ी आपको बताया सफ़ेद संग मृदु पत्थर होता था। ठीक है, लगभग 2000 मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। यह किस चीज़ के बने होते थे? सेल खड़ी के बने होते थे। यह आयताकार होते थे। जो मुहर होते थे कैसे होते थे? आयताकार होते थे। ठीक है, फारस की मुहर लोथल से प्राप्त हुए। फारस की मुहर लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनका की बात करें तो इसका प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। यह सेल खड़ी का बनाता था। ठीक है, मनका आभूषण बनाने के लिए प्रयोग करते थे, लेकिन यह जो मनका होता था वो सेल खड़ी का बना होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनका बनाने का कारखाना लोथल एवं चान्होदड़ो से प्राप्त हुआ। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल एवं चान्होदड़ो से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औजार एवं उपकरण। ठीक है, औजार निर्माण के लिए तांबा का प्रयोग किया जाता था एवं सामान्य कुल्हाड़ी, छेनी, वनाग्र मतलब तीर का अग्रभाग बनाए जाते थे। औजार के उपकरण क्या क्या थे? औजार बनाने के लिए तांबा का प्रयोग करते थे। ठीक है, किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तांबा का प्रयोग औजार बनाने के लिए करते थे। ठीक है, सामान्यतः कुल्हाड़ी, छेनी, वनाग्र मतलब कि वन का अग्रभाग जो तीर होता है ना, तिरछा वाला अग्रभाग, इस तरीके से तीर भी नहीं बन रहा है, ऐसे जो होता है ना अग्रभाग बनाने के लिए। ठीक है, वही चीज। मूर्तियां, चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः मूर्तियां मिट्टी के बने होते थे। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा में प्राप्त हुआ जो मूर्तियां वो लगभग मिट्टी के बने होते थे। मोहनजोदड़ो से 2 मूर्तियां प्राप्त हुई। जो पहला आपका कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पुजारी का सिर सेलखड़ी का बना हुआ था। ठीक है, 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ, प्लस में पुजारी का सिर सेलखड़ी का बना होता था। ठीक है, चलिए अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात कर लेते हैं। लिपि कैसी थी? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिपि, इस सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी क्योंकि यह लिपि बाईं ओर से दाएं तथा दाएं ओर से बाएं एक दूसरे पर चढ़ी होती थी। इस लिपि को बुस्टोफैदन लिपि कहा जाता है। ठीक है, क्या अभी शुरू में ही हम आपको बताए थे कि ये आधे ऐतिहासिक में आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें साक्ष्य तो मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया। देखिए, बाएं से दाहिने लिखा गया, फिर दाहिने से बाएं उसी में चढ़ा के लिख दिया, तो ऐसे पता नहीं चल पा रहा था कि लिखना क्या चाह रहे थे, हमें बताना क्या चाह रहे थे, जिसके कारण इस लिपि को बुस्टोफैदन लिपि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस सभ्यता के समान किसी अन्य सभ्यता में ऐसी लिपि नहीं देखी गई। देखिए, इस सभ्यता में ऐसी जो लिपि थी ऐसी किसी भी सभ्यता में देखने को नहीं मिला। ठीक है, अर्थात द्विभाषी लिपि प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
1853 ईस्वी में सर्वप्रथम यह खोजी गई थी। कब खोजी गई थी? 1853 ईस्वी में सर्वप्रथम खोजी गई तथा 1923 ईस्वी में यह पूर्ण रूप से प्रकाश में आया। ठीक है, कब? 1853 ईस्वी में खोजी गई सर्वप्रथम तथा 1923 ईस्वी में पूर्ण रूप से प्रकाश में आया। हंटर महोदय ने इस लिपि को चित्र प्रधान या पिक्टोग्राफी कहा है। ठीक है, हंटर महोदय जो थे इस लिपि को क्या बोलते हैं? चित्र प्रधान। ठीक है, चित्र प्रधान या पिक्टोग्राफी लिपि करते हैं। यह सर्वाधिक द्रविड़ लिपि में लिखी हुई है। हंटर महोदय इस लिपि को चित्र प्रधान या पिक्टोग्राफी कहा है। ठीक है, यह सर्वाधिक द्रविड़ लिपि में मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस लिपि में 4 शब्द तथा सर्वाधिक यू अक्षर एवं मछली का चित्र अंकित है। ये जो लिपि है इसमें 400 शब्द मौजूद हैं। ठीक है, 400 शब्द मौजूद है तथा यू अक्षर एवं मछली का चित्र अंकित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नगर नियोजन। हड़प्पा से बता के नगर नियोजन कैसी थे। ठीक है, हड़प्पा यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित था। हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित था। यह 1823 ईस्वी में मैसन महोदय ने हड़प्पा के अवशेष प्राप्त किए। ठीक है, यह जो सभ्यता है हड़प्पा जो है मोंटगोमरी जिला में स्थित है। ठीक है, 1823 ईस्वी में मैसन महोदय को हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए थे। 1875 ईस्वी में कनिंघम को हड़प्पा के अवशेष मिले। कनिंघम को हड़प्पा के अवशेष कब मिले? 1875 में। और 1823 में मैसन महोदय को हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए थे। 1823 में मैसन महोदय को प्राप्त हुए और 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा के अवशेष मिले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की। ठीक है, 1921 ईस्वी में किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, हम क्या बोल दिए? अलेक्जेंडर नहीं होगा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। ठीक है, ये किसके नेतृत्व में? मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, चलिए इससे हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त सामग्री क्या क्या है उसको देखते हैं। पीतल का बना इक्का गाड़ी, शंख का बना बैलगाड़ी, कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। कौन कौन से? एच कब्रिस्तान और R37 कब्रिस्तान। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त हुए। और मुहरों के साथ मुहरों में चित्र बर्तन, मछुआरा चित्रित बर्तन, नटराज के समान मूर्ति। ठीक है, मछुआरा चित्रित बर्तन और नटराज के समान मूर्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो को अब देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए यह पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? राखालदास बनर्जी। और कब खोज किए थे? 1922 ईस्वी में खोज किए थे। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह लारकाना जिले में स्थित है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सामग्री क्या क्या है उसको देखते हैं। नर के कंकाल, सामूहिक नर कंकाल, राजमुद्रा प्राप्त हुआ है। ठीक है, राजमुद्रा। चलिए अब हम लोग देखते हैं धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर क्या था? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है? 1992 से 1993 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने किया था।
धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है? RS बिस्ट 1992 से 93 में खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राप्त सामग्री, प्राप्त सामग्री क्या है? जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था। धौलावीरा में जल निकासी के सबसे उत्तम, देखिए इसको इस तरीके से आती है, वीर लोग हमेशा सारी चीज़ें उत्तम करते हैं। जल की निकासी व्यवस्था जो है उसको भी उत्तम तरीके से रखते हैं, अच्छी तरीके से साफ नाली वगैरह साफ रखते हैं। तो वही चीज़ प्राप्त सामग्री धौलावीरा में क्या मिला? आपका जल निकासी की सबसे उत्तम व्यवस्था, शुरू में ही आपको बताए थे। ठीक है, चलिए आपका आ जाता है अगला कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ? राजस्थान के हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए खोजकर्ता, खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल थापर। ठीक है, कब किए थे? 1961 ईस्वी में कालीबंगा की खोज किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राप्त सामग्री क्या क्या है? अलंकृत फर्श, कच्ची ईंटों से बनी मकान और मिट्टी के शंख। ठीक है, आगे देखते हैं। लोथल, लोथल गुजरात के लोथल कहाँ पे? गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित है। खोजकर्ता कौन है? RS रॉय 1956 ईस्वी में खोज किए थे। ठीक है, लोथल की खोज किसने किया था? RS रॉय ने 1956 ईस्वी में। प्राप्त सामग्री क्या क्या है उसको देखते हैं। डोकयाद, नाव का चित्र, हाथी के दांत का बना स्केल, कंघी, तांबा का बना दर्पण। ठीक है, ये सब याद कीजिए, कहाँ कहाँ का पैसे क्या क्या मिला है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला चानहुदड़ो। चानहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चानहुदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, और खोज करता है MG मजूमदार। ठीक है, 1931 ईस्वी में चानहुदड़ो के खोजकर्ता कौन है? MG मजूमदार 1931 ईस्वी में खोज किए थे। और कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, प्राप्त सामग्री क्या क्या है? बकराकार ईंट, दवात, ठीक है, लिपस्टिक, खिलौना उद्योग, मनका फैक्ट्री। ठीक है, अब अगला आता है आपका बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। बनावली कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। ठीक है, खोज करता है 1933 ईस्वी में RS बिस्ट है। बनावली के खोजकर्ता कौन है? RS बिस्ट बनावली के खोजकर्ता है। ठीक है, प्राप्त सामग्री क्या क्या है उसको देखते हैं। बनावली के प्राप्त सामग्री क्या क्या है? उत्तम किस्म के जौ, बनावली के प्राप्त सामग्री उत्तम किस्म का जौ है। ठीक है, चलिए नोट में आपका आ जाएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, चांदी का मुकुट हरियाणा के कुनाल स्थल से प्राप्त हुआ। चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ? हरियाणा के कुनाल स्थल से प्राप्त हुआ। ठीक है, मजदूरों का निवास स्थल बैरक, ठीक है, हड़प्पा से। मजदूरों का निवास स्थल कहाँ प्राप्त हुआ? हड़प्पा में। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक खुदाई गुजरात में की गई। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक खुदाई कहाँ पे की? गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा से बताया कि जुड़वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा से बताया कि जुड़वा राजधानी कौन कौन है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। हड़प्पा सभ्यता को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। अभी पुरातात्विक में आपको शुरू में ही बताते, अभिलेख, मुद्रा, स्मारक और खुदाई से प्राप्त सामग्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ जो हरियाणा में स्थित है, और इसकी खोज सूरज भान ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख स्थल है, कौन कौन से नदी के किनारे है उसको देख लेते हैं। 5-10 मिनट का और वीडियो होगा, 10 मिनट का, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा आपका रावी नदी में है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी में है। चानहुदड़ो आपका सिंधु नदी में है। ठीक है, और लोथल आपका भोगवा नदी में है। कालीबंगा आपका घग्गर में है। रंगपुर आपका भदर नदी में है। और मांडा, मांडा आपका कहाँ पे है? मांडा आपका चिनाब नदी में। मांडा आपका चिनाब नदी में। आलमगीर हिंडन नदी में है। ठीक है, आलमगीर आपका हिंडन नदी में। सुत का गेंडोर आपका दास्क नदी में। और बालाकोट आपका सादिकार में है। बनावली आपका सरस्वती नदी में है।
और आपका आलमगीर सिंधु नदी में, और दैमाबाद आपका प्रवरा नदी में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। कौन कौन सी नदी, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी में। चान्होदड़ो आपका सिंधु नदी में है। लोथल आपका भोगवा नदी में है। और कालीबंगा आपका घग्गर नदी में है। ठीक है, रंगपुर आपका भादर में है, भादर नदी में। मांडा आपका चिनाब नदी में पड़ता है। आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी में। सूत का गेंडोरा आपका दास्क नदी में। और बालाकोट आपका सादिका नदी। और बनावली आपका सरस्वती नदी। और आमरी, आमरी आपका सिंधु नदी में है। और दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की प्रजातियों को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की 4 प्रजातियां हैं। पहला आपका भूमध्य सागरीय, दूसरा आपका आदि ऑस्ट्रेलियाई, तीसरा आपका मंगोलाइट, चौथा आपका अल्पाइन। ठीक है, सर्वाधिक आपका मोहनजोदड़ो में भूमध्य, ठीक है, भूमध्य सागरीय जो है प्रजाति सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में पाई गई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की बात करके सभी अलग अलग विद्वान जो अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, कौन कौन से उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता का विकास संभवतः बलूचिस्तान प्रांत के कृषक प्रांत के द्वारा किया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है विकास संभवतः बलूचिस्तान के प्रांत के कृषक समुदाय के द्वारा किया गया। इसके सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विकास संभवतः कहाँ से किया गया? बलूचिस्तान। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, नहीं यहाँ पे, ठीक है, अब दिखेगा। इस सभ्यता का विकास संभवतः बलूचिस्तान प्रांत के कृषक समुदाय के द्वारा किया गया। इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में बारे में कहा जाता है कि इस सभ्यता का विकास संभवतः बलूचिस्तान प्रांत के कृषक समुदाय के द्वारा किया गया। ठीक है, इसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है व्हीलर चाइल्ड, मेसोपोटामिया का प्रभाव व्हीलर चाइल्ड के द्वारा। ठीक है, ईरानी एवं बलूची कृषक समुदाय के द्वारा, कौन बोलते हैं? फेयर सर्विस एंड रोमिला थापर। ठीक है, ये लेखकों के द्वारा जो इतिहासकार है इसके स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, किसके द्वारा क्या माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, उसका उत्पत्ति कैसे माना जाता है? तो रोमिला थापर फेयर सर्विस के द्वारा क्या? ईरानी एवं बलूची कृषक समुदाय के द्वारा। ठीक है, फेयर सर्विस एवं रोमिला थापर के द्वारा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति इसी के द्वारा हुआ है। आर्यों का प्रभाव, लक्ष्मण स्वरूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में निम्न इतिहासकारों में अलग अलग मतभेद दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से इतिहासकार अलग अलग बताते हैं? आर्यों का आक्रमण का प्रभाव, मार्टिन व्हीलर गैल्ड। ठीक है, ये बोलते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था जिसके प्रभाव के कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये कौन बोल रहे हैं? मार्टिन व्हीलर गैल्ड। ठीक है, और नदियों के मार्ग में परिवर्तन, ये कौन बोल रहे हैं? माघव स्वरूप वत्स। ठीक है, अब बाढ़ के कारण ये बोल रहे हैं मैके। ठीक है, भूकंप के कारण बोल रहे हैं रेक्स एवं टैक्स। भूकंप के कारण बोल रहे हैं रेक्स एवं टैक्स। वर्षा की कमी के कारण आइंस्टीन बोल रहे हैं। और आग के कारण आपका डीडी कोसाम्बी बोल रहे हैं। ठीक है, और नोट में आपका है इस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी सभ्यता अभी 3-4 नाम बताए, इन सभ्यता का जो पतन का मुख्य कारण माना गया परिस्थिति परिवर्तन, यानी कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आ जाता है वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसका पहले एमसीक्यू अपलोड करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।